हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे द चैप्टर विच इज स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहांसमेंट। तो खाना किस तरह से एनहांस किया जाए इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में सिखाया। उसके अलावा मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके व्हीट और राइस की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बनाई गई। शुगर केन हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा शुगर केन बनाया गया जो कि नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो करता था और उसके अंदर जो क्वालिटीज थी वो कौन सी थी? वो साउथ इंडिया वाली थी, यानी कि शुगर कंटेंट बहुत अच्छा था उसका। ठीक है। उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अभी है उसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या मतलब है इस चीज का? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में एससीपी भी बोलते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है बच्चों? देखो, एक सेल जो है, एक सेल बहुत सारा प्रोटीन है उसके अंदर। एक्चुअली में ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये क्या है? दिस इज अ प्रोटीन रिच सेल बायोमास। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा बायोमास, ऐसे सेल्स जिनके अंदर बहुत सारा क्या है बच्चों? उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन से भरे सेल्स हैं, उनको हमने सिंगल सेल प्रोटीन बोला। बट क्या सिर्फ सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ही प्रोटीन होता है? नहीं। तो ये जो नाम है इट इज अ मिसनॉमर। मिसनॉमर मतलब ये एक गलत नाम है। मिसनॉमर as both singles and multicellular, क्योंकि unicellular as well as multicellular organisms are utilized for protein, क्योंकि उन्होंने सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को भी यूज किया और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को भी यूज किया। दे वर यूटिलाइज्ड एज सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो गलत नाम है। सिंगल सेल प्रोटीन उसका नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जिसमें भर भर के प्रोटीन मिला था वो यूनिसेल्युलर था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जो कि मल्टीसेल्युलर थे, बट फिर भी दे वर अ वेरी गुड सोर्स, दे वर हैविंग अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। क्या ये सिर्फ बैक्टीरिया में ही मिलता है? क्या ये यूनिसेल्युलर तो बैक्टीरियाज ही होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स ही होते हैं? नहीं जी। क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल सेल प्रोटीन्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? नो, दे कैन बी प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। अभी मैंने आपको बताया क्या ये सिर्फ यूनिसेल्युलर में ही मिलेगा? नहीं, दे कैन बी फाउंड इन यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में भी मिल सकता है और मल्टीसेल्युलर में भी मिल सकता है। तो बच्चों प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, यूनिसेल्युलर में, मल्टीसेल्युलर में। फिर माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक में भी मिल सकता है और मैक्रोस्कोपिक में भी ये जो है हमें मिल सकता है। ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन जो कि बायोमास से भरा हुआ प्रोटीन का मास, मतलब बायोमास जो है, बायो मतलब लिविंग, बायोमास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो है, दे वर रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, यूकैरियोट्स में भी, यूनिसेलुलर में भी, मल्टीसेलुलर में भी, माइक्रोस्कोपिक में भी और मैक्रोस्कोपिक में भी आपको ये प्रोटीन जो है वो मिलेगा। उसके अलावा बच्चों ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। मैंने आपको बोला ये प्रोकैरियोट भी हो सकता है, यानी कि इट कैन बी अ बैक्टीरिया, ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी हो सकता है, एग्जांपल एल्गी, और ये एक मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट भी हो सकता है, एग्जांपल इज फंगस। बैक्टीरिया कौन से हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, उसका नाम है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रॉपस। So name of the bacteria is Methylophilus methylotrophus। तो ये जो Methylophilus methylotrophus नाम का बैक्टीरिया है, it is very rich source of protein। बहुत ही ज्यादा सोर्स है प्रोटीन का। कितना? इसके बारे में क्या खास बात है? भर भर के प्रोटीन है बच्चों। आपको पता है 250 एवरेज वेट ऑफ अ काउ, एक गाय जो है उसका एवरेज वेट जो है वो 250 किलो है। 250 केजी की जो काउ होती है वो एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। गाय दूध देगी। अगर आप सिंपली एनिमल या प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स पे रहोगे, एनिमल सोर्सेज जैसे कि काउ वगैरह, मीट वगैरह खा लिया,
और प्लांट सोर्सेज यानी कि दालें खाली। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों काउ की 250 केजी 250 केजी की जो काउ है इट इज प्रोड्यूसिंग प्रोटीन ऑफ 200 ग्राम्स, ठीक है। और उसी जगह इतनी बड़ी काउ 250 किलो की, हाँ 2.5 क्विंटल की गाय जो है वो 200 ग्राम प्रोटीन सिर्फ प्रोड्यूस करती है एक दिन में। उसी तरह से आप अगर सिर्फ 250 ग्राम मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस ले लोगे ना, सिर्फ 250 ग्राम्स, वो कितना था 250 केजी, ये है 250 ग्राम्स, आपने 250 ग्राम्स बैक्टीरिया लिया, वो एक दिन में करीब 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप डिफरेंस देखो, काव का ध्यान रखना कितना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि काव को रखो ही मत, दूध पियो ही मत, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि कमी किस तरह से पूरी की जा सकती है। अगर आप उसी प्रोटीन की कमी को दूध के जरिए पूरी करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा आपको मिल्क का इंटेक करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस की हेल्प से प्रोटीन बनाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 250 ग्राम प्रोटीन जो है वो 25 टन प्रोटीन 250 ग्राम बैक्टीरिया जो है वो 25 टन प्रोटीन बना सकता है एक दिन में। समझ में आई? उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम था स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज तो यही है, बाजार में स्पिरुलिना बिस्किट्स आ गए हैं, बाजार में स्पिरुलिना टैबलेट्स आ गई हैं। सिंपली ये ब्लू ग्रीन एल्गी खा लो, ये ब्लू ग्रीन एल्गी की टैबलेट्स बना के बना दी गई है। इन टैबलेट्स को आप खा लो, प्रोटीन की कमी जो है पूरा करने में ये बहुत मदद करती है। मोस्ट कॉमनली यूज। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एग्रीकल्चर पे भार कम हो रहा है। बहुत सारी दालें खाएंगे, मीट खाना है तो मीट किससे बन रहा है? एनिमल से। तो एनिमल ने क्या खाया था? एनिमल ने भी तो प्लांट ही खाया था। तो भाई मेन पर्पस क्या है कि प्लांट्स पे प्रेशर, एग्रीकल्चर पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस करना है। हमने ऑल्टरनेटिव्स निकालने हैं प्रोटीन के। एल्गी, एल्गी में हमारे पास है क्लोरेला, क्लोरेला में बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर आ गए हम फंगस में। आपको पता है क्लोरेला और स्पिरुलिना जो है, क्लोरेला और स्पिरुलिना जो है ये दोनों के बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा। दीज आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। अब कोई लोग सोचते हैं स्पिरुलिना भी एक एल्गी है, प्लीज रिमेंबर वो एक बैक्टीरिया, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी, इट्स अ प्रोकैरियोट। क्लोरेला जो है वो एक ग्रीन एल्गी है, इट्स अ यूकैरियोट, ठीक है। फंगस, मशरूम्स खाते हैं हम लोग, मशरूम्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन है। मशरूम का साइंटिफिक नेम इज अगैरिकस। इसके अलावा कैंडिडा यूटिलिस नाम की एक फंगस है, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन्स हैं। तो ये सारे मैंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स बताए आपको जिनमें प्रोटीन का कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इको फ्रेंडली है, ठीक है, इनको खाने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर पे लोड जो है वो कम हो गया, ऑब्वियसली कम हुआ ना, आपने अल्टरनेटिव सोर्सेस निकाल लिए। सो दिस वाज अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि वो होता क्या है, उसके अलावा हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देख लिए जिसमें से बहुत ज्यादा प्रोटीन हमें मिलता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका नाम था टिश्यू कल्चर, जिसका नाम है टिश्यू कल्चर, जो कि वाइडली प्रैक्टिस की जा रही है लैब्स में। टिश्यू कल्चर है क्या? किसको कल्चर करना है? कल्चर मतलब ग्रो करवाना है। तो हमने क्या करना है, प्लांट सेल्स को, किसको ग्रो करवाना है? वी विल बी ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यूज या सेल्स को ग्रो करवाओ या टिश्यूज को ग्रो करवाओ या ऑर्गन्स को ग्रो करवाओ ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम बनाओ, ठीक है। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। एक आर्टिफिशियल भाई मीडिया तैयार किया गया, ठीक है, आर्टिफिशियली आपने लैब्स में एक न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार किया और उस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर आपने किसी सेल को, किसी टिश्यू को, किसी ऑर्गन को ग्रो करना शुरू करवा दिया, ठीक है। इस टेक्निक की हेल्प से, अच्छा एक तो टिश्यू कल्चर आपने वर्ड सीखा, एक और वर्ड आप लोग सीखेंगे, वर्ड है माइक्रो प्रोपागेशन। द वर्ड इज
माइक्रो प्रोपगेशन. व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन? माइक्रो प्रोपगेशन का बच्चों मतलब है ग्रोइंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स यूजिंग टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर का यूज करके मतलब कि आर्टिफिशियल मीडिया बना के जब आप सेल, टिश्यू, ऑर्गन इन सबको ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो उसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं. तो व्हाट इज दिस माइक्रो प्रोपगेशन? ग्रोइंग thousands of plants in test tubes actually. So we will be saying growing thousands of small sized plants थ्रू टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर की हेल्प से आपने थाउजेंड्स प्लांट्स ग्रो कर लिए, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम थ्रू टिश्यू कल्चर इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. तो टिश्यू कल्चर की हेल्प से आपने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो कर लिए बहुत ही छोटे टाइम में. इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं. ठीक है, ठीक है. जो प्लांट्स बने क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने? नहीं. आपने टेस्ट ट्यूब में किसी एक सेल को या टिश्यू को यूज करके प्लांट बनाया. तो बच्चा जो प्लांट्स बने, द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर. प्लांट्स जो बने वो एक दूसरे से क्या है? सिमिलर है. प्लांट्स प्रोड्यूस आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड आर नोन एज क्लोन्स. जो एक जैसे दिखते हैं ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम क्लोन्स बोलते हैं. तो कौन सी टर्म आप लोगों ने सीखी? एक तो टिश्यू कल्चर मतलब लेबोरेटरी में टिश्यू या सेल को ग्रो यूज करके पूरा प्लांट बनाना टिश्यू कल्चर है. माइक्रो प्रोपगेशन जब टिश्यू कल्चर की हेल्प से आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाते हो एक कम ड्यूरेशन में, उसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं. जो प्लांट्स बने वो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं और पेरेंट के भी जैसे ही दिखते हैं, उनको क्या कहा गया? उनको क्लोन्स कहा गया. समझ में आया? लेट्स से आपको रोज प्लांट को टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करवाना है. तो आपने क्या किया? पेरेंट प्लांट से कोई पार्ट लिया, या पेरेंट प्लांट का पत्ता लोगे, या पेरेंट प्लांट की टहनी लोगे, कुछ तो लोगे, कुछ तो लोगे. तो बच्चा जो चीज आपने लेके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उसको बोलते हैं एक्सप्लांट. व्हाट इज एक्सप्लांट? parent plant material used for tissue culture. जो आपने प्लांट मटेरियल यूज किया टिश्यू कल्चर के लिए उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सप्लांट बोलते हैं. समझ में आया? तो भाई सबसे पहले क्या करना, ध्यान से समझना. पहले तो भाई मीडिया रेडी करेंगे. चलो अच्छा मीडिया बनाओ. तो वी विल बी प्रिपेयरिंग मीडिया. तो मीडिया में क्या क्या होना चाहिए? मीडिया में होने चाहिए एक तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, शुगर होना चाहिए, ठीक है, शुगर होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, उसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए, उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स होने चाहिए. ठीक है. इसका जो मीडिया का जो पीएच है वो आपको 5.7 के अराउंड रखना है. ठीक है. वंस आपने मीडिया रेडी कर लिया बच्चों, तो आपको क्या करना है? आपको स्टेरिलाइजेशन करनी है. जो भी चीजें आप इस एक्सपेरिमेंट में यूज करोगे उन सबको आपको क्या करना है? स्टेरिलाइज करना है, यानी कि साफ करना है. तो कौन सी चीज को स्टेरिलाइज करना उसके बेसिस पे टेक्निक डिसाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेरिलाइज करना है, एक होती है कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन, अच्छी तरह से स्टेरिलाइज कर दो. वो कह रहा है अच्छी तरह से कर दो, हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपको कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन करनी है तो कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन किस में करोगे? ऑटोक्लेव में करोगे. ऑटोक्लेव के अंदर हम कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं. और ऑटोक्लेव क्या होता है? एक प्रेशर कुकर जैसे होता है. प्रेशर कुकर में क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है? हाँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है. क्या प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है? हाँ, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है. तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या कर लिया जाएगा? किसी चीज को रख दिया जाएगा
में ये मेक श्योर करने के लिए कि इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रेशर अगर होगा तो कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कौन सी चीजें हैं जिनको ऐसा किया जा सकता है? बर्तन, बर्तन भी तो लोगे, मीडिया, टेस्ट ट्यूब्स में ग्रो करवाओगे प्लांट, और किसी ग्लास के जार में बनाओगे मीडिया। तो जो कल्चर के वेसल्स हैं उनको ऑटोक्लेव कर दो। जो मीडिया आप रेडी कर रहे हो आप उनको भी ऑटोक्लेव कर सकते हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हो उनको भी आप ऑटोक्लेव कर सकते हो। बट बच्चा, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हीट करने से खराब हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, आपको पता है अगर हमने इनको हीट किया तो भाई ये तो डीनेचर हो जाएंगे। प्रोटीन और हार्मोन तो डीनेचर हो जाएंगे, अगर आपने टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे अगर आपने इनको ऑटोक्लेव कर दिया तो। फिर इनको क्या करें? प्रोटीन और हार्मोन को आपने करना है फिल्टर। इसको आपको करना पड़ेगा फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, इसकी फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। एक फिल्टर पेपर लेके उससे पास करेंगे, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा वो उस बैक्टीरियल फिल्टर पे रह जाएगा। सरफेस स्टेरिलाइजेशन, लेट्स से आपने प्लांट का जो पार्ट लिया वो था एक छोटा सा पत्ता, उस पत्ते को अगर आपने ऑटोक्लेव कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा हीट दे दी, तो वो पत्ते के तो सेल्स ही मर जाएंगे। उसको ऐसा नहीं कर सकते हो, फिर आपको सिर्फ उसका सरफेस साफ करना है। किसका सरफेस साफ करना है? सिर्फ एक्सप्लांट का। कैसे करेंगे? आप यूज कर सकते हो, पहले तो डिटर्जेंट से अच्छे से पत्ता धो लो, ठीक है। फिर धो लिया जब, तो उसके बाद आप अल्कोहल से उसको वाइप कर सकते हो। अल्कोहल जो है आपको पता है इट्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार देता है। उसके बाद क्लोरोक्स करके होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। ये सारी चीजें जो है इनसे आप पत्ता धो सकते हो या एक्सप्लांट को धो सकते हो, ताकि कोई भी बैक्टीरिया रहने के कोई चांस रह ना जाए। बताओ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है आपको? आगे चलो, आगे हम चल लेंगे ग्रो कैसे करना। टिश्यू कल्चर के अंदर अलग अलग टेक्निक्स हैं, मैं आपको पहले सिखा देती हूँ कि आपको ग्रो कैसे करना है। आपने एक मीडिया बनाया, ठीक है। मीडिया में किस चीज की अमाउंट कितनी रखोगे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो जी, आपने बच्चा एक टेस्ट ट्यूब ली, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ये क्या डाल दिया है? दिस इज न्यूट्रिएंट मीडिया। और जितने भी न्यूट्रिएंट मीडिया डालने आपने, उसके साथ साथ उसमें क्या भी डाल देनी है? अगार। अगार क्या करेगी? जो न्यूट्रिएंट मीडिया उसको क्या कर देगी? सॉलिडिफाई। अगार इज अ जेलिफाइंग, इट्स अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो वैसे तो आपने पानी लिया, पानी में चीनी, नमक, प्रोटीन्स, हार्मोन सब कुछ मिक्स कर दिया, बट अगर वो लिक्विड होता तो इतने अच्छे से ग्रोथ ना हो पाती। तो हमने इसमें अगार डाल दिया ताकि वो मीडिया जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए। तो अब मीडिया हो गया सॉलिडिफाई, सॉलिड हो गया। फिर हमने क्या किया, आपको याद रखना है कि ये जो पहली टेस्ट ट्यूब ली है आपने, इसमें आप लोगों ने ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट किसके इक्वल रखना है? ऑक्सीजन का अमाउंट साइटोकाइनिन के इक्वल रखना है। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का अमाउंट इसमें इक्वल है। आपने यहाँ पे आराम से एक्सप्लांट को रखा, और जब ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का अमाउंट इक्वल होता है तभी एक्सप्लांट ग्रो करके क्या बना देता है? अब की बार ये जो एक्सप्लांट आपने रखा था इसने ग्रो करना है और क्या बना देना है? कैलस बना देना है। व्हाट इज कैलस? Callus is undifferentiated mass of cells. It is undifferentiated mass of cells. यानी कि ये सेल्स ऐसे हैं जो डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी कि कुछ काम नहीं कर रहे, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैलस बन गया, एक्सप्लांट से क्या बन गया? कैलस। कब बनता है कैलस एक्सप्लांट से? जब ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का अमाउंट इक्वल हो। फिर आप दूसरी टेस्ट ट्यूब रेडी करोगे, ठीक है। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया? आपने ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रखना है, ऑक्सीजन का अमाउंट साइटोकाइनिन से ज्यादा रखना है। अगर आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि रूटिंग करवाना ऑक्सीजन का काम है। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? रूट्स। तो भाई यहाँ पे बनने लग जाएंगी क्या? रूट्स। क्या हो गई है यहाँ पे? रूटिंग। इसी चीज को आपने यहाँ ला के रखा था तो रूटिंग हो गई। अब इसी चीज को आप उठा के एक अगली टेस्ट ट्यूब में लगाओगे, इस रूट्स वाले प्लांट को। अगली टेस्ट ट्यूब की क्या कंडीशन है?
इस टेस्ट ट्यूब में जो साइटोकाइनिन का अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सिन। इसमें ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा था, इसमें साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा। साइटोकाइनिन क्या करवाएगा भाई, रूट्स तो पहले ही बनी हुई थी, इसने ला दिया शूट का ग्रोथ, लीव्स एंड ऑल आ गई, बनके रेडी हो गया एक पूरा का पूरा प्लांटलेट। फिर प्लांटलेट बनने के बाद फार्मर के फील्ड में आने से पहले इसकी करवाई गई हार्डनिंग, इसको हार्ड बनाया गया। देखो उसको जब लैब में ग्रो करवाई जा रहा था तो कंडीशंस कितनी ज्यादा जो है वो मेंटेन रखी गई थी, कंडीशंस देखो कितनी अच्छी थी, प्रॉपर्ली हम मेजर करके शुगर डाल रहे थे, पीएच मेंटेन करके रख रहे थे, ऑक्सीजन कितना डालना है, साइटोकाइनिन कितना डालना है, इन चीजों का हम बहुत ध्यान रख रहे थे। बट क्या फार्मर की फील्ड में ऐसा मेंटेन कंडीशंस होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। स्टेरिलाइजेशन कर रहे थे बट वहां पे तो प्लांट को मिट्टी में ही ग्रो करना है, रूट्स को मिट्टी में ही रहना और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो फार्मर के फील्ड में शिफ्ट करने से पहले हमने क्या किया, हमने इसकी हार्डनिंग कराई। हार्डनिंग में क्या क्या है, हार्डनिंग में जो प्लांट है सबसे पहले उसको टेस्ट ट्यूब से एक मिट्टी के पॉट में शिफ्ट किया गया। द प्लांट इज फर्स्टली शिफ्टेड टू अर्दन पॉट। अर्दन पॉट में शिफ्ट करने के बाद जो पॉट्स हैं, इन पॉट्स को, मिट्टी के गमलों को, दीज पॉट्स वर केप्ट इन मिस्ट। मिस्ट क्या है, मिस्ट में हाई ह्यूमिडिटी है, लो लाइट है, कम लाइट में इनको रखो, स्ट्रेस वाली कंडीशंस दे रहे हैं ना हम उनको, बाहर इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, लाइट कम है, प्लांट को तो लाइट ज्यादा चाहिए थी, ठीक है, ह्यूमिडिटी हाई में, लो लाइट में इनको रख दिया, स्ट्रेस में रखा मतलब, तो क्या हुआ, स्ट्रेस हार्मोन बन गया। इनको जब हमने स्ट्रेस में रखा तो एक स्ट्रेस हार्मोन बन गया। The name of that stress hormone was या is, क्या नाम है स्ट्रेस हार्मोन का, बताओ आप लोग मुझे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा आपने। The name of the stress hormone is abscisic acid। एब्सिसिक एसिड बन गया। उसके बाद हमने इसको फार्मर के फील्ड में शिफ्ट कर दिया। तो याद रखना टिश्यू कल्चर से जो हमने प्लांट प्रोड्यूस किया वो सीधे के सीधे फार्मर के फील्ड में ग्रो करने के काबिल नहीं है, ठीक है। उसको क्या कराना पड़ेगा, हमें पहले उसकी हार्डनिंग करानी पड़ेगी। हार्डनिंग यानी कि बच्चा उसको स्ट्रेस कंडीशंस में सरवाइव करने को का तरीका बताना पड़ेगा। आ जाओ, टिश्यू कल्चर जो है उसके अलग अलग तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इट इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इट इज आल्सो नोन एज पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट कल्चर, हम इनमें से कुछ भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। एक सेल जिसके बाहर क्या नहीं है, जिसके बाहर सेल वॉल नहीं है। तो ये किस में काम आ रहा है, व्हाट इज इट्स यूज? इट इज यूज्ड इन मेकिंग इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स। अगर हमें दो अलग अलग स्पीशीज को हाइब्रिडाइज कराना है, तो सेम स्पीशीज के प्लांट्स को ही जनरली हाइब्रिडाइज कराया जाता है। अगर हमें दो अलग अलग स्पीशीज को हाइब्रिडाइज कराना है तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पोटैटो और टमाटो को मिक्स करके एक प्लांट बनवाना है, तो वो नॉर्मली तो हो नहीं सकता। देखो, नेचुरल कंडीशंस में तो पोटैटो जो है वो पोटैटो के साथ ही फ्यूज करेगा, टमाटो जो है वो टमाटो के साथ ही फ्यूज करेगा। बट आर्टिफिशियल कंडीशंस में यूजिंग टिश्यू कल्चर हम ये कर सकते हैं। हमने क्या किया, जो प्लांट एक तो प्लांट ए लिया, सेल लिया, दिस इज सेल ए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्रॉस करवाना है हमें किसके साथ, सेल बी के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले क्रॉस करवाने के सबसे पहले तो हमने इसको ट्रीट करवाया सेल्यूलेजेस एंड पेक्टिनेजेस से। या सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है या पेक्टिन की बनी होती है।
तो हमने सेल्यूलेज और पेक्टिनेज नाम के एंजाइम डाले ताकि सेल वॉल टूट जाए। अब सेल वॉल टूट गई जब इनकी, तो ये जो बच गया है, दिस वाज डन टू रिमूव सेल वॉल। ये इसलिए डाला गया ताकि सेल वॉल क्या हो जाए, सेल वॉल जो है वो रिमूव हो जाए। सेल वॉल जब रिमूव हो गई तो ये जो बच गया, ये बच गए प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या बच गए हैं भाई, ये बच गए हैं प्रोटोप्लास्ट। फिर क्या करेंगे, इनको फ्यूज करवाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे है ये आपस में फ्यूज हो जाए। और फ्यूजन के अलग अलग तरीके हैं। इट कैन बी ओके, फ्यूजन के कौन से तरीके हैं, इट कैन बी इलेक्ट्रोफ्यूजन। देखो भाई, इट कैन बी इलेक्ट्रोफ्यूजन, यानी कि आपने हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जिसकी वजह से दोनों मिक्स हो गए। और इट कैन बी कीमोफ्यूजन, यानी कि कुछ केमिकल्स हैं जो इन दोनों सेल्स को क्या करवा सकते हैं, फ्यूज करवा सकते हैं। तो हमने पहले सेल वॉल रिमूव कर दी, अब हम फ्यूजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफ्यूजन यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, और कीमोफ्यूजन यानी कि केमिकल्स के साथ इनको रिएक्ट करवाएंगे। तो आ जाओ, कीमोफ्यूजन में कौन से केमिकल्स जो हैं वो काम करेंगे। देखो, कीमोफ्यूजन के अंदर वी हैव पीवीजी, उसके अलावा वी हैव पीईजी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सोडियम नाइट्रेट। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कीमोफ्यूजन के लिए कौन से केमिकल्स का यूज किया गया। तो इट इज सोडियम नाइट्रेट, पीईजी इज पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल, सुना होगा केमिस्ट्री में भी पॉलीमर्स चैप्टर में। पीवीजी इज पॉलीविनाइल ग्लाइकॉल। तो ऐसा किया गया, इसकी वजह से क्या बन गया, इसकी वजह से उन दोनों का एक हाइब्रिड बन गया। देखो भाई, एक सेल दो न्यूक्लियस है ना, एक सेल और दो न्यूक्लियस है ये। फिर इसको हम बोलेंगे हीटेरो कैरियन, हीटेरो मतलब डिफरेंट, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली ये हो गए आपस में फ्यूज्ड, नोन एज सिंकैरियन। इस तरीके से दो अलग अलग स्पीशीज का हाइब्रिड बना लिया गया। फर्स्ट टाइम इस टेक्निक को किसने यूज किया था, फर्स्ट टाइम जो है इसको यूज किया था कार्लसन ने। ठीक है, टू मेक टोबैको हाइब्रिड, टोबैको का हाइब्रिड बनाया था उन्होंने। ठीक, उसके बाद पोमैटो बनाया गया। पोमैटो क्या था, पोमैटो वाज अ हाइब्रिड ऑफ पोटैटो प्लस टोमेटो। टोमेटो और पोटैटो का हाइब्रिड बनाया गया जिसका नाम था पोमैटो। और ये किसने बनाया, दिस वाज मेड बाय मेल्चर। हाँ, वो पोटैटो और टोमेटो का हाइब्रिड जो पोमैटो बना हुआ था, उसकी क्या खास बात थी, जमीन के नीचे आलू लगते थे और उसी प्लांट में जमीन के ऊपर टमाटर लग जाते थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको फ्रेंच फ्राइज एंड केचप प्लांट भी कहा गया। नीचे आलू लग रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाओ, ऊपर टमाटर लग रहे हैं, सॉस बनाओ, केचप बनाओ, है ना। बट ये लैब में तो ग्रो हो गया, टिश्यू कल्चर से उन्होंने लैब में तो ग्रो कर लिया, बट फार्मर के फील्ड में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट वी हैव मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं उनकी क्या खास बात है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो रैपिडली ग्रो करते हैं। ओके, तो प्लांट्स विच आर affected with virus, plants which are affected with virus, उनके क्या लिए गए, उनके मेरिस्टेम्स लिए गए। उनका अगर और कोई प्लांट लेके आप नया प्लांट बनाने की कोशिश करते तो शायद जो नया प्लांट बनता, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता, वो भी वायरस इन्फेक्टेड होता या प्रोड्यूस होता ही ना शायद ऑफस्प्रिंग। बट बच्चा मेरिस्टेम कल्चर का यूज करके अगर आप ऑफस्प्रिंग्स बनाओगे मेरिस्टेम्स का यूज करके, तो आपको मिलेंगे वायरस फ्री प्लांट्स। तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए क्या किया जाता है। वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए मेरिस्टेमेटिक कल्चर का यूज। ऐसा क्यों होगा, वायरस फ्री क्यों बनेंगे प्लांट्स। एक तो देखो, मेरिस्टेम्स जो होते हैं, मेरिस्टेम्स
जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो मेरिस्टेम जो है दे आर रिच इन ऑक्सीजन। मेरिस्टेम पहली बात तो दे आर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरी क्या बात है, दूसरी बात है कि सेल्स डिवाइड टू फास्ट, सेल्स इतनी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं कि वायरस जो है वो डिवाइड ही नहीं कर पाता। और ऑक्सीजन जो है रिच इन ऑक्सीजन होते हैं ना, ये जो ऑक्सीजन है वो वायरस को क्या कर देता है, किल कर देता है। दूसरा, सेल डिवाइड टू फास्ट फॉर वायरस टू ग्रो या वायरस टू मल्टीप्लाई, ठीक है। सेल्स इतनी तेज तेज ग्रो करते हैं, बेचारा वायरस कर ही नहीं पाता। ऑल्सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत हार्मफुल हो जाता है, किसके लिए, वायरसेस के लिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? पैथोजन फ्री प्लांट्स बनाने के लिए, बहुत ज्यादा प्लांट्स बनाने के लिए टिश्यू कल्चर की टेक्निक का यूज किया जाता है। कीमोफ्यूजन के लिए, इलेक्ट्रोफ्यूजन के लिए क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का यूज कब किया गया आपको आना चाहिए, और ये मेरिस्टेम कल्चर का यूज किया आपको आना चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, स्टेरिलाइजेशन किसकी किस तरीके से की जाती है, एक्सप्लांट क्या होता है, क्लोन्स क्या होते हैं, फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोटीन से भरपूर हैं, फिर सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। Is that clear to all of you? So that is it for the day. आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डीपीपी जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।